हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्याधीश शर्मा क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी दीपक परमार और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ध्यान दीजिए, हम इंग्लिश लिटरेचर वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वर्ग 2 का जो आपका सिलेबस है उसमें एक टॉपिक आता है पेडागोजी। तो जनरली हमने पेडागोजी पढ़ा हुआ है प्री में, लेकिन अब मेंस के लिए हम पेडागोजी पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप वर्ग 2 का एक कंप्लीट कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं तो सत्याधीश शर्मा क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे आपको कंप्लीट लिटरेचर, ग्रामर और आपके टेस्ट वगैरह सब वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, तो जनरली हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अब देखो, लैंग्वेज के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने सुने होंगे फोनीम, मॉर्फीम, है ना। तो फोनेटिक्स क्या होता है, मॉर्फिज्म क्या होता है, मॉर्फीम क्या होता है। तो जनरली जब हम कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस करना होता है। क्या प्रोड्यूस करना होता है? साउंड। तो उस साउंड से ही अलग अलग तरह का साउंड को हम फोल्ड करके एक अक्षर बनाते हैं और वो जो अक्षर है वो कहीं ना कहीं जब हमारे कानों पर पड़ता है तो हमें वो ध्वनि सुनाई देती है और हम उसको समझते हैं। तो आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस। सबसे पहले प्रश्न आता है कि फोनीम क्या होता है। इसे हम फनीम, फोनीम कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फोनीम क्या होता है? तो जनरली फोन का यूज हम क्यों करते हैं? बात करने के लिए, है ना। और फोन का यूज जब हम बात करने के लिए, मतलब आजकल तो चैटिंग वेटिंग और दुनिया भर की ब्राउजिंग वगैरह सबके लिए यूज हो जाता है, लेकिन जो छोटा सा डिब्बा फोन आया था बचपन में जिसे हम चलाते थे, है ना, एक वो नोकिया का आता था, नोकिया 1600, और सैमसंग और अलग अलग कंपनियों ने छोटे छोटे निकाले थे। तो उसका मेन रीजन क्या था? बात करना। अच्छा, बात हम फोन पे तभी कर पाएंगे जब साउंड एक दूसरे को हम ट्रांसफर करेंगे। तो फोनीम का कहीं ना कहीं मतलब यहां पर साउंड निकल रहा है। देखो, मैं कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि आप भूले ना, है ना। फोनीम मतलब हम कहीं ना कहीं इसमें कोरिलेट करेंगे साउंड से। क्या लिखा हुआ है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है फोनीम। क्या होती है? फोनीम। इट इज ए यूनिट ऑफ साउंड। गौर करना मेरी बात पर, मैं क्या कह रहा हूं। लैंग्वेज की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है फोनीम। और फोनीम जो है ये लैंग्वेज में भी साउंड की एक यूनिट है। मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो मैं अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं अपने मुंह से, तब जाकर एक प्रॉपर सेंटेंस बना है और वो सेंटेंस जब आपको सुनाई दे रहा है तब आप उसका मीनिंग निकाल पा रहे हैं, है ना। तो ये जो सेंटेंस बना है ये अलग अलग तरह के फोनीम या फोनीम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इट इज ए यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच। जब भी आप बोलते हैं, जब भी आप कोई स्पीच यानी कि जब भी आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी आपकी फोनीम। It does not have any meaning itself, but when you put phonemes together, they make words. Example A, B, C. देखो क्या है, मैंने यहां पर कुछ भी एक लिख दिया वर्ड, जैसे कि मैंने यहां पर कुछ भी मैंने बोल दिया, कुछ भी वर्ड मैंने यहां पर बोल दिया, जैसे मैंने बोला ए। ए इंडिपेंडेंट कोई मतलब नहीं है इसका, कोई समझ में नहीं आएगा आपको कि सर ए लिखा है, बस खत्म हो गई बात। लेकिन मैंने इसके साथ में और भी यहां पर फोनीम जोड़ दिए। मैंने लिख दिया अल्फाबेट, ALAPHABET, अल्फाबेट। तो ये एक वर्ड बन गया पूरा का पूरा। क्या बन गया? ये एक वर्ड बन गया। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने अलग अलग फनीम जो थे उनको मैंने एक साथ मिलाया, और जब मैंने उनको एक साथ मिलाया तो एक प्रॉपर वर्ड बना और उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकला। तो ध्यान रखना, फनीम का इंडिपेंडेंट या फोनीम का इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब आप बहुत सारे फोनीम एक साथ रखते हो तो उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल ABCPHTH एक्सेट्रा, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी स्टार्टिंग में ही, है ना। फोन मींस साउंड, क्योंकि फोन पर हम साउंड ही एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, तो फोन मींस साउंड। तो यहां पर हमें फनीम साउंड से हम कोरिलेट कर पा रहे होंगे। टोटल फनीम्स इन इंग्लिश इज 44। ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर टोटल 44 फनीम्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इंग्लिश के अंदर लेकिन टोटल जो लेटर होते हैं वो तो सिर्फ 26 ही होते हैं। लेटर 26 होते हैं, लेकिन फनीम की अगर संख्या पूछे तो वो 44 कहलाएगी। यहां से ही क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, आपसे पूछेंगे कि टोटल फनीम इन इंग्लिश लैंग्वेज इज, तो उसकी संख्या है आपकी 44। इसमें से 20 हो जाएंगे आपके ववेल साउंड और 24 हो जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और इससे एक वर्ड आता है, जैसे रूट वर्ड है आपका फनीम, रूट वर्ड आपका हो जाएगा फोनीम, लेकिन एक शब्द आता है फोनोलॉजी।
तो फोनोलॉजी क्या है? तो बेसिकली फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग्स। जब आप जो साउंड पैटर्न्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह से, उन साउंड पैटर्न्स की जब आप एक स्टडी करते हो प्रॉपर, उनका एक मीनिंग जब आप निकालते हो, तो उसे हम कहते हैं फोनोलॉजी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये दोनों शब्द आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। फनीम मतलब साउंड, यानी कि फनीम का इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं निकलता है। हमारे मुंह से कोई भी साउंड निकला, फा, बा, ना, झ, र, कोई भी साउंड हमारे मुंह से निकला, उसका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन मैंने दो शब्द एक साथ मिलकर बना दिए। मैंने कहा सा, ता, द, य, इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मैंने इनसे मिलकर एक शब्द बना दिया, सत्याधि। तो एक शब्द बन गया जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल गया। तो फनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज and it is a unit of sound in speech. It does not have any meaning itself, but when you put phonemes together they make a word. Example abc, ph, th, etc. फलाना ढिमका। ठीक है, इसकी ट्रिक भी आपको समझ में आ गई। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 44 फोनेम्स होते हैं, जिसमें से 20 वोवेल साउंड होते हैं एंड 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। सर फोनोलॉजी क्या होती है? फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि फोनोलॉजी जो है ये साउंड पैटर्न्स की और उनके मीनिंग की स्टडी करना कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। अब ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हैं आपके क्या? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो मैंने अभी आपको टोटल 44 बताए हैं यहां पर फनीम साउंड, तो ये आप देख सकते हैं, है ना? एस टी पी एन एम ए ई आई ओ यू। अब देखो इसमें जनरली क्या होता है, इसमें आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक वर्ड लिखा सोक, एस ओ सी के, एस ओ सी के, तो इसमें 4 अलग अलग वर्ड आपके आए हैं, एस ओ सी के, 4 अलग अलग। तो यहां पे एक येलो कलर से आपको नजर आ रहा होगा, तो ये जो हमने इंडिकेट करे हैं ये इंडिपेंडेंट एक फनीम है आपके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना इसमें वर्ड की स्टडी नहीं होती है, इसमें साउंड की स्टडी होती है। इसमें जो स्टडी होती है ना, वो होती है साउंड की, साउंड की। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एन दा का प्रयोग करते हैं आर्टिकल में, तब हम क्या देखते हैं कि एन जो आर्टिकल है आपका, ये हमेशा लगता है जब भी आपका वोवेल साउंड आ रहा हो, वहां पर आपका एन लगता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, और एक और शब्द यहां पर लिखा हुआ है क्या? एक और शब्द जैसे कि यहां पर कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि अननोन, अननोन। तो यहां पे हम लगाएंगे ए, जबकि यहां पर लगेगा एन। रीजन क्योंकि साफ है, जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में आपका यू साउंड आ रहा है, यानी कि यह वर्ड आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, जबकि अननोन में आ आपका वर्ड आ रहा है, अ साउंड आ रहा है जो कि एक वोवेल है। तो यहां पर एन लगा दिया, यहां पर ए लगा दिया। तो यहां पर हमने स्टडी किस चीज की करी? साउंड पैटर्न की। तो ध्यान रखना इसके अंदर भी, फोनोलॉजी के अंदर भी जो स्टडी होती है वो साउंड पैटर्न की स्टडी होती है, ना कि वर्ड की। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे। फिर एक नया शब्द आता है मोर्फीम। फनीम के बाद में एक नया शब्द आता है मोर्फीम। मोर्फीम क्या होता है? ध्यान रखना, मोर्फीम जो है वो लैंग्वेज की एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है। फिर से सुनना, मैंने कहा सर आपने भी बताया था कि जो फोनीम होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। फनीम जो है ना, ये साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जबकि मोर्फीम जो है वो लैंग्वेज की मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। शब्दों पर ध्यान देना, मोर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन ए लैंग्वेज। ठीक है, तो मोर्फीम इज ए स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन ए लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड। एग्जांपल अन इन द वर्ड अनसेफ। जैसे कि मैंने कहा अन, है ना, तो एक पूरा का पूरा वर्ड हो गया आपका ये अनसेफ, अनसेफ। अगर मैं यहां से अन जो है इसमें मैं जोड़ दूं, जैसे सेफ वर्ड है इसमें मैंने अन जोड़ दिया, तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये एक मीनिंगफुल यूनिट होती है मोर्फीम, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया अन, अगर मान लो मैंने यहां पर लिख दिया यू एन एस ए एफ ई, इसमें से मैंने यू अलग हटा लिया, ये जो यू है ना इसको मैंने हटा लिया अलग, यू मैंने अलग हटा लिया, और फिर मैंने कहा कि अब मुझे बताओ कि ये जो लिखा हुआ है ये फनीम है या मोर्फीम है। तो ध्यान रखना, क्योंकि यू जो है ना उसका इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग नहीं है और ना ही इस शब्द का कोई मीनिंग निकल रहा है, तो ये सिर्फ एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए यहां पर ये फनीम हो जाएगा।
लेकिन यहां पर अगर मैंने जैसे यू और एन को मिलाया तो अन अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है और सेफ का भी अपने आप में एक मीनिंग है, तो इसीलिए इन दोनों ने मिलकर एक मीनिंगफुल चीजें यहां पर बनाई है, एक मीनिंगफुल वर्ड यहां पर बनाया है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो अन हो जाएगा आपका मोर्फिम, जबकि यू हो जाएगा यहां पर फनीम। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहां पर मोर्फिम और फनीम में क्या डिफरेंस है। बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहां पे, ठीक है। चलिए, सैटरडे से आपकी जो क्लासेस है वो एप्लीकेशन पर रेगुलर होगी, मतलब उनमें बहुत सारे जो टॉपिक आपके छूटे हुए थे, है ना, तो वो ऑलरेडी पढ़ाए हैं मैम ने। जब ग्रामर के लेक्चर्स जो है वो मैम ने पढ़ाए हैं, लेकिन अब मैं भी आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो वहां पे सब लोग जुड़ना ना भूले, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने फोनोलॉजी पढ़ा था वैसे ही एक आता है शब्द मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी, फोनोलॉजी में हमने क्या करा था, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग्स, है ना। और यहां पर क्या है, मोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड देयर रिलेशनशिप टू द अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज। तो ये होता है आपका मोर्फोलॉजी। इसमें हम वर्ड्स की स्टडी करते हैं और ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं वर्ड और उनका रिलेशनशिप, उनका संबंध दूसरे वर्ड्स के साथ में उसी लैंग्वेज के, ये हम देखते हैं मोर्फोलॉजी में। जैसे कि हमने इसका एक एग्जांपल भी देख लिया, अनसेप, जो कि एक एग्जांपल है। अब एक शब्द आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में, सिंटेक्स क्या होता है। तो ध्यान रखना, सिंटेक्स मतलब कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। जैसे कि जब भी आप कोई सा सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, फिर उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, फिर उसके बाद में आप एक मेन वर्ब लगाते हो, फिर उसके बाद में आपका एक ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसे ही हम कहते हैं सिंटेक्स। समझ में आ रही है बात। तो सिंटेक्स क्या होता है, देखिए डेफिनेशन देखिए, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। दिस मींस द सेंटेंस शुड फॉलो द ग्रामर रूल्स एंड द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी एट द करेक्ट प्लेस। जो भी सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे हो, जो भी सेंटेंस आप बना रहे हो, वो ग्रामर के प्रॉपर रूल्स फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ उसका सब्जेक्ट, जहां पर जैसे सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, कोई भी जनरल या सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसमें स्टार्टिंग में रहेगा आपका सब्जेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट रहेगा आपका लास्ट में। तो सिंटेक्स का ये होता है कि जब भी आप कोई सा सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट उसी के स्थान पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि सबसे पहले वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं हुआ सेंटेंस का, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। दिस मींस द सेंटेंस शुड फॉलो द ग्रामेटिकल रूल्स एंड द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी एट द करेक्ट प्लेस। सिस्टम ऑफ रूल्स, अब देखो ये कुछ मैंने कीवर्ड लिखे हैं आपके लिए। सिस्टम ऑफ रूल, जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना, तो वो या तो सिंटेक्स दे देगा, या फिर वो दे देगा प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, या फिर वो दे देगा सिस्टम ऑफ रूल्स, या फिर वो दे देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बराबर इसको लिखो। ये क्या है, तो ये एक सिंटेक्सिकल स्ट्रक्चर है ये। तो इस तरीके से ये कुछ कीवर्ड है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल हो गया, आई एम ए बॉय। अब इसमें आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ए बॉय जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो यहां पर प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर सिंटेक्स अपना जो सेंटेंस है वो फॉलो कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अब हम आगे, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक क्या होता है, एक होता है सिंटेक्स और एक होता है सिमेंटिक। देखो दोनों के बीच में अंतर करना। सिंटेक्स में हमने पढ़ा था प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, जहां पर वो ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करे, लेकिन सिमेंटिक में ऐसा नहीं है। सिमेंटिक क्या होता है, व्हेन ऑल द वर्ड्स इन ए सेंटेंस हैव ए मीनिंग। जब सेंटेंस के अंदर सारे वर्ड्स का एक प्रॉपर मीनिंग हो, देन इट इज नोन एज ए सिमेंटिक सेंटेंस। कोई सा भी आपने एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस का अगर कोई प्रॉपर मीनिंग आ रहा है, यानी कि वो आपका एक सिमेंटिकल सेंटेंस है, या फिर वो प्रॉपर सिमेंटिक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा राम गोज टू स्कूल। अब ये जो सेंटेंस है इसमें राम गोज टू स्कूल, ये जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर एक मीनिंग दे रहा है कि राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल,
है ना, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेस। तो ध्यान रखना कि सिमेंटिक में जब हम स्टडी करते हैं तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर की नहीं करते, इसमें मीनिंग की करते हैं कि जो शब्द है उनका मीनिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहां पे स्ट्रक्चर शब्द आ जाए वहां पर समझना सिंटेक्स है, और जहां पे मीनिंग आ जाए वहां पर समझना सिमेंटिक है। बात समझ में आ गई? नोट, सिमेंटिक एंड सिंटेक्स बोथ रेफर टू सेंटेंसेस। ये दोनों सेंटेंसेस से ही है, जबकि हमने फोनीम और मॉर्फिम देखा था। फोनीम और मॉर्फिम ये दोनों किस चीज से संबंधित थे? ये दोनों वर्ड्स से संबंधित थे, साउंड से संबंधित थे। ये दोनों साउंड, वर्ड्स और उनके मीनिंग से संबंधित थे, जबकि सिंटेक्स और सिमेंटिक ये दोनों सेंटेंसेस से संबंधित है ना। सिमेंटिक रेफर्स टू द ओनली मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, बट सिंटेक्स रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द रूल ऑफ द सेंटेंसेस। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बेसिक से मैंने ये चीजें आपको पढ़ाई है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे आगे, है ना। उसके पहले हम समझिए इलिप्सिस क्या होता है। इट इज ए पंक्चुएशन मार्क कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट। जब भी कोई सेंटेंसेस लिखा जाता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंसेस में लास्ट में इस तरह के 3 डॉट जो है वो बने हुए रहते हैं, है ना। ये तो फुल स्टॉप बना हुआ है, इस पे ध्यान मत देना। ये ब्रैकेट में देखिए आप, 3 डॉट बने हुए, इन्हें हम कहते हैं इलिप्सिस। क्या कहते हैं? इलिप्सिस। इलिप्सिस आर यूज्ड व्हेन वी वांट नेग्लेक्ट ए वर्ड, फ्रेज, लाइन, पैराग्राफ एटसेट्रा। एग्जांपल, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस व्हिच वाज ए फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड देन केम होम। ठीक है ना। तो इसमें जनरली ये लगाना भूल गए, केम होम इसके बाद में यहां पर लगता। यानी कि जब भी आप किसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट जो सेंटेंस होता है या फिर कोई पार्ट उसका हमें नेग्लेक्ट करना है तो हम लिख के छोड़ देते हैं, ऐसे करके 3 डॉट लगा देते हैं, वो होता है आपका एलिप्सिस, है ना। जैसे कि अब ये इतना बड़ा जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में हमें बीच का कोई पार्ट जो है वो मान लो छोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस। उसके बाद में मैं ये विच वाज ए फ्यू ब्लॉक्स अवे। अब देखो ये बात कहना जरूरी नहीं है, मतलब अगर मैं ये सेंटेंस ना भी कहूंगा तो मेरे पूरे सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे हो जाएगा, सामने वाले को, सुनने वाले को समझ जाएगा वो। ठीक है ना। तो कोई सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई बात हमें छोड़ना है, उसे हमें नेग्लेक्ट करना है, और शॉर्ट में हमारा जो सेंटेंस है उसको कॉम्पैक्ट करके, कॉम्प्रेस करके सामने वाले को बताना है, तो हम जनरली इलिप्सिस का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। फिर से देखना इसका एग्जांपल, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस, स्कूल के बाद में उसके घर गई, विच वॉज ए फ्यू ब्लॉक्स अवे। अब देखो ये बताना जरूरी नहीं था कि वो कुछ दूरी पर था, ये बताना जरूरी नहीं है इसमें। फिर एंड देन केम हाउ, और फिर मैं अपने घर वापस आ गई। ठीक है ना, या अपने घर वापस आ गया। अब देखो ये, हाँ ये नीचे दे तो रखा है इसमें, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस एंड देन केम हाउस। ये देखो बीच में यहाँ पर इलिप्सिस का यूज कर दिया, और बीच वाला जो सेंटेंस है वो हमने नेग्लेक्ट भी कर दिया, लेकिन प्रॉपर एक मीनिंग कन्वे हो रहा है दोनों सेंटेंसेस का, इसका और इसका दोनों का प्रॉपर मीनिंग यहाँ पर कन्वे हो रहा है। वी रिमूव द वर्ड विच वाज ए फ्यू ब्लॉक्स अवे। इस वर्ड को, इस सेंटेंस को, यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेंटेंस। वी रिमूव द सेंटेंस which was a few block away and replaced them with an ellipsis without changing the meaning of the original chord। ध्यान रखना, ओरिजिनल कोड का मीनिंग हमने कोई चेंज नहीं करा और हमने इलिप्सिस से उसको रिप्लेस कर दिया, लेकिन फिर भी इन दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो प्रॉपर ही कन्वे हो रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते अब हम आगे। अब देखिए कुछ एमसीक्यू, अच्छा इनके आंसर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, चलो आपको देना है आंसर इनके। अब जैसे पहला प्रश्न है यहां पर, ए वर्ड गेट्स इस मीनिंग, या कोई भी जो शब्द है वो उसका मीनिंग कहां से जनरली हम देखते हैं कि मिलता है हमें, फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, स्पेलिंग, फ्रंट इट्स ओरिजिन, या फिर इन रिलेशन टू इट्स कंटेक्स्ट। बताइए किसी भी शब्द का जो मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग, वो कब आएगा? तो प्रॉपर मीनिंग हमेशा आता है इन रिलेशन टू इट्स कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में उसको यूज किया गया है। ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यहां पे पूछे गए हैं। अगला देखिए, अब यहां पर मैं हाइड कर दे रहा हूं, एक मिनट। अगला प्रश्न है आपका, ए फनिम इज ए। फनिम क्या है?
डिप्थोंग, वोवेल साउंड, सिंगल यूनिट ऑफ साउंड या फिर ये सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड, ये आपको बताना है। बताइए डिप्थोंग क्या होता है? डिप्थोंग होता है जहां पर दो वोवेल मिल जाते हैं। एक मिनट रामू भैया, इनसे मना कर दो कि सर इंदौर आ गए। बताइए क्या होगा, फनीम क्या होगा? अब देखिए प्रश्न ऐसा पूछा उन्होंने, ए वोवेल साउंड या फिर ए डिप्थोंग या फिर ए सिंगल यूनिट ऑफ साउंड या फिर ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो फनीम होता है आपका सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। ध्यान रखना, फनीम जो होता है वो होता है आपका सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की जो सिंगल इकाई होती है उसे जनरली हम कह देते हैं क्या? फनीम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न, ये आंसर्स यहां पे दे दिए, थोड़ा सा ये मुझे भी पता नहीं था कि यहां पर आंसर्स लिखे हुए हैं, है ना, अदरवाइज इसको मैं सही करवा देता। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए द सेंटेंस मैडम ड्राइव ए बाइसिकल इज, मैडम ड्राइव ए बाइसिकल इज करेक्ट सिंटैक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट। मैडम ड्राइव ए बाइसिकल इज, बताइए करेक्ट सिमेंटिकली बट सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट, सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली करेक्ट या फिर सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, है ना। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा जल्दी से। जल्दी बताइए। मैडम ड्राइव ए बाइसिकल इज, अब देखो ध्यान से देखना यहां पर, मैडम क्या हो जाएगा आपका एक सब्जेक्ट, ड्राइव क्या हो जाएगा आपका वर्ब, बाइसिकल क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रॉपर सिंटेक्स्ट। ये हमारा सिंटेक्स्ट हो गया। यानी कि इसका सिंटेक्स तो सही है, इस सेंटेंस का सिंटेक्स तो सही है, लेकिन इसका मीनिंग गलत है। मीनिंग क्यों गलत है? ध्यान रखना, इसका मीनिंग इसलिए गलत है क्योंकि जब भी आप बाइसिकल या बाइक जब भी यहां पर यूज करते हो, बाइसिकल या बाइक, तो इसके लिए राइड वर्ड यूज होता है, राइड। ड्राइव जो है ये कार के लिए यूज होता है, कार बस उनके लिए ड्राइव वर्ड यूज होता है। तो यहां पर राइड आना था, शब्द क्या आना था? राइड। यानी कि इसका मीनिंग गलत निकल रहा है, यानी कि सिमेंटिकली ये गलत है, मैं ऐसा कह सकता हूं, सिमेंटिकली ये गलत है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? करेक्ट सिंटेक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट, पहला ही ऑप्शन आ रहा है यहां पर, क्योंकि ये सेंटेंस सिंटेक्स सही है, उसका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, लेकिन मीनिंग क्योंकि गलत आ रहा है। और जब भी हम सिमेंटिक की बात करते हैं तो सिमेंटिक में हमेशा हम मीनिंग को तवज्जो देते हैं कि प्रॉपर मीनिंग आपके सेंटेंस का आना चाहिए, चाहे वो सिंटेक्टिकली लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पर सिंटेक्टिकली तो ये सही है, लेकिन सिमेंटिकली इसका क्योंकि मीनिंग गलत आ रहा है, क्योंकि यहां पर राइट वर्ड आना था ड्राइव की बजाय। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। करेक्ट सिमेंटिकली बट सिंटेक्टिकली इनकरेक्ट नहीं, सिमेंटिकली कोई करेक्ट नहीं है और सिंटेक्टिकली, तो ये तीनों तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे और पहला वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे अगले प्रश्न पर। द सेट ऑफ रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज बाय विच, एक मिनट, हाँ ठीक है। प्रश्न है आपका, द सेट ऑफ रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज बाय विच सेंटेंसेस, एक मिनट दब रहा है, द सेट ऑफ रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज बाय विच सेंटेंसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड नॉन एज। बताइए सेट ऑफ रूल्स आ गया, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप कीवर्ड्स ध्यान रखते हैं तो आप पार्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब देखो यहां पर आया है द सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स काय में होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं आपके सिंटेक्स में। किसमें होते हैं? सिंटेक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंटेक्स ऑफ ए लैंग्वेज बाय विच सेंटेंसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड नॉन एज। सेट ऑफ रूल्स मतलब वही, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये सेट ऑफ रूल्स हो गए। फनीम क्या है? फनीम तो भैया साउंड की इकाई है, साउंड की।
जब भी बात होती है साउंड की। मोर्फिम क्या है? मोर्फिम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट हो जाएगी आपकी मोर्फिम, जबकि फोनिम हो जाएगा साउंड की यूनिट। और कंटेक्सचुअल इंफॉर्मेशन तो ऑप्शन ही अलग हो गया हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सिंटेक्स। ठीक है ना, कि उसके कंटेक्स्ट में कोई इंफॉर्मेशन, तो ऐसा कुछ हमसे नहीं पूछा था यहां पे, जो हमसे पूछा था उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड। हम मीनिंग की स्टडी काय में करते हैं? मीनिंग की। तो फिर से हम देखेंगे, फोनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स, साउंड पैटर्न्स। फिर आता है मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी में हम स्टडी ऑफ मीनिंगफुल वर्ड इन देयर कंटेक्स्ट। फिर आता है सिंटेक्स, तो सिंटेक्स तो वही प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, स्ट्रक्चर। बाद में आता है सिमेंटिक, तो सिमेंटिक में हम क्या करते हैं? मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग। ध्यान रखना, स्टडी ऑफ मीनिंग, तो ये हम करते हैं सिमेंटिक में, कि प्रॉपर एक मीनिंग निकलना चाहिए किसी भी सेंटेंस का। तो इस तरह के जो प्रश्न है ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज में। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है ये आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्तिस्तान इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। बताइए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या कहलाता है? फिलोलॉजी, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स या फिर लिंग्विस्टिक? देखो बात हो रही है लैंग्वेज की, लैंग्वेज की। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फिलोलॉजी होगा, फोनोलॉजी होगा, फोनेटिक्स होगा या फिर लिंग्विस्टिक होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर लैंग्वेज की बात हो रही है, तो लिंग्विस्टिक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि यहां पर स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहा है, अगर स्टडी ऑफ साउंड कहते तो हम लगा देते फोनोलॉजी, अगर स्टडी ऑफ मीनिंगफुल वर्ड कहते तो हम लगा देते मोर्फोलॉजी, लेकिन यहां पर हमसे पूछा है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसीलिए लिंग्विस्टिक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। इसमें जनरली पूछा गया था हमसे, बहुत ही सिंपल सी बात हमसे यहां पर इन्होंने पूछी थी, यहां पर इन्होंने हमसे पूछा था स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसीलिए हमने इसका करेक्ट आंसर लगाया लिंग्विस्टिक। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर स्पेसिफिक कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। वर्ग 2 मुख्य परीक्षा चयन परीक्षा की क्लासेस सत्यादीश शर्मा क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑलरेडी चल रही है, आप वहां से जाके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। मेरा नाम है दीपक परमार, मुझको दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।